हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको आज क्लास 8 रेडियंस पार्ट 3 का चैप्टर 1 आई वंडर पोएम पढ़ाने जा रहा हूँ। आप इसे आराम से देखिए और इसको समझिए। ये जो पोएम आई वंडर है ये बहुत ही अच्छा पोएम है और ये आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर के पार्ट में एक येलो बॉक्स में कुछ लाइंस दिए गए हैं, 2 सेंटेंसेस दिए गए हैं। ये पहला सेंटेंस है कि देयर आर मैनी थिंग्स दैट वी वंडर एट, और दूसरा सेंटेंस है टेल योर क्लास सम सच थिंग्स दैट यू हैव ऑफन वंडर्ड एट। आप इन दोनों सेंटेंसेस को समझ के ये एहसास कर लिए होंगे या ये अंदाज़ लगा पा रहे होंगे कि ये पोएम किसके बारे में है, यानी कि ये पोएम किन चीज़ों से रिलेट करता है। तो आप ये देख लीजिए कि ये पहला सेंटेंस ये कह रहा है कि देयर आर मैनी थिंग्स दैट वी वंडर एट। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिस पे हमें आश्चर्य महसूस होता है या हम जिसको जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, और बहुत सी अद्भुतता लिए हुई, यानी कि अद्भुत चीज़ें उसमें समाई रहती है, यानी कि बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं। तो पहला सेंटेंस में आप ये देख पा रहे हैं कि ये एक चीज़ बता रहा है कि इस यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिस पे हम क्या करते हैं, वंडर करते हैं। और दूसरा सेंटेंस में आप ये देखिए टेल योर क्लास। अब ऐसी कुछ चीज़ों जैसे आपको अद्भुत फील रहा है, यानी कि आप आश्चर्य फील करते हैं जिन चीज़ों के बारे में, वो अपने क्लास को बताइए। तो कविता यहाँ पोएम यहाँ से शुरू होता है। अब ये तो आपने वार्मर का पार्ट देख लिया जिससे हमें अनुमान लग गया कि ये कविता किस चीज़ों के बारे में है, कविता किन चीज़ों के बारे में है। तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ अपने कविता की ओर, पोएम की ओर। तो ये फर्स्ट लाइन ये दिखा रहा है कि आई वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन। ये देख लीजिए इसमें पहला लाइन ये है कि आई वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन एंड वाई द विंड इज नेवर सीन। इसका सेकेंड लाइन ये कह रहा है, बट ये इसमें क्वेश्चन है, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा है। यानी इस पोएम में आप देख पा रहे हैं कि एक बच्चा, यहाँ पे बच्चा का भी चित्र है। तो इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि बच्चा ही इस पोएम का मुख्य पात्र यानी कि मेन कैरेक्टर है। सो मेन कैरेक्टर ऑफ दिस पोएम इज अ चाइल्ड। आप ये देख पा रहे हैं कि ये बच्चा ही इस चीज़ का ये मुख्य पात्र है। और ये तो आप ये देखिए इसमें ये कह रहा है कि बच्चा ये जानने की कोशिश कर रहा है कि वाई ग्रास इज़ ग्रीन। मैं आश्चर्य में पड़ गया हूँ या मैं पड़ जाता हूँ या पढ़ता हूँ या मैं जानने की कोशिश करता हूँ या मैं अद्भुत फील कर रहा हूँ कि ये ग्रास जो है वो ग्रीन क्यों है, यानी कि घास का जो रंग है वो हरा क्यों है। और दूसरी लाइन में आप ये देख रहे हैं कि वाई द विंड इज नेवर सीन। यहाँ पे क्वेश्चन रूप में पूछ रहा है बच्चा कि यानी कि हवा जो चलती है लेकिन कभी हमें दिखाई नहीं देता, ऐसा क्यों, यानी कि हवा कभी दिखाई क्यों नहीं देता है। थर्ड लाइन आप देख रहे हैं कि हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड ए नेस्ट। थर्ड लाइन आप देख लीजिए, इसमें ये बड़ा ही सुंदर से ये क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन के रूप में आ रहा है कि हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड ए नेस्ट, यानी कि पक्षियों को किसने सिखाया घोंसला बनाना। यानी पक्षी बर्ड्स जो है इतनी सुंदर जो घोंसला बना रहा है उसको ये कला कहाँ से आया, किसने सिखाया। एंड लास्ट लाइन, इस पहला स्टैंजा फर्स्ट स्टैंजा का लास्ट लाइन, एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट। आप ये देखें कि यहाँ पे एक रेस्ट जो वर्ड आया है, ये इसका अर्थ एक्चुअली में आराम करना होता है, लेकिन यहाँ पे कवि ने रेस्ट करना यानी कि एक रुके हुए चीज़ों को की ओर आकर्षित करता है या का अर्थ स्पष्ट करता है। इसका अर्थ ये है, यहाँ पे एक मेटाफोर, एक पोएटिक डिवाइस होता है, लेखन तंत्र होता है, यंत्र होता है
जिसके माध्यम से पोएट ये स्पष्ट करना, भाव स्पष्ट करना चाह रहा है कि जिस तरह से इंसान या कोई भी चीज़ जब रेस्ट पोजीशन में हो तो रुका रहता है, यानी ट्री जीवित होते हुए भी वो हमें मूव नहीं करता, यानी कि उसमें मूवमेंट नहीं होता। ये आप देख पा रहे हैं कि यानी कि उसको हमेशा रुके हुए रहने का के लिए कौन कहा, यानी कि वो बढ़ क्यों नहीं पाता है। ये बच्चे को ये मन में जिज्ञासा है, बच्चे के मन में ये जिज्ञासा है कि वो आखिर वो ये उत्सुकता है कि आखिर पेड़ बढ़ता क्यों नहीं है, वो एक जगह पे स्टेशनरी क्यों है या एक ही जगह पे रुका हुआ क्यों है। पहला स्टेंजा में आप ये देख पा रहे हैं। सेकेंड स्टेंजा में आप देखिए, ओ व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड। आप ये देख रहे हैं कि बच्चा अब दूसरी चीज़ों पे, एक तो अभी आपने ये देखा इन फर्स्ट स्टेंजा में, सेकेंड स्टेंजा में बच्चे आकाश की ओर केंद्रित होता है और चंद्रमा की ओर वो ध्यान देता है, और उनके मन में जब ये चंद्रमा को देखता है तो बच्चा ये सोचता है कि आखिर जब ये चांद पूरी गोल नहीं होता, पूरी राउंड नहीं होता, वेयर कैन द मिसिंग बिट फाउंड। तो इट मीन्स कि इसका कुछ पार्ट कहीं ना कहीं खोया हुआ है। तो ये मिसिंग जो भाग है, खोया हुआ भाग जो है या बचा हुआ भाग, ये कहाँ पाया जाएगा। यानी कि यदि चांद पूरी नहीं है, यानी पूरा गोल नहीं है, तो आप देख पा रहे हैं कि जब आप भी देखते हैं जब चांद पूरा गोल नहीं रहता है तो इसका या तो आधा रहता है या आधा से भी कम रहता है। तो ये बचा हुआ जो इसका पार्ट है, जो जिसे वो पूर्ण हो जाए, वो भाग कहाँ मिल पाएगा। तो वेयर कैन द मिसिंग बिट बी फाउंड। आप फिर से देख लीजिए, when the moon is not quite round, where can the missing bit be found। अब ये देखिए कि सभी लाइन्स में कवि ने राइम स्कीम का इस्तेमाल किया है। कविता में लय लाने के लिए, माधुर्यता लाने के लिए, सुनने में अपील होने के लिए कवि इसकी ये डिवाइस यूज़ करते हैं, पोएटिक ये जो यंत्र यूज़ करते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि पहले लाइन से, फर्स्ट स्टैंडर्ड से आप देखिए कि ग्रीन और सीन, नेस्ट और रेस्ट, दोनों में एक लय है, दोनों वर्ड्स में एक राइम है, ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं। पहला दोनों लाइन, उसके बाद तीसरा और चौथा लाइन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, दोनों में। और ये आप इस सेकेंड स्टेंजा में भी आप देखिए राउंड एंड फाउंड, ये सब एक राइमिंग वर्ड है। इससे पोएम में, कविता में क्या आता है कि कविता ज़्यादा से ज़्यादा सुनने में अच्छा लगता है। अब दूसरी स्टेंजा का थर्ड लाइन में हम चलते हैं कि हु लाइट्स द स्टार्स। ये बता रहा है कि हु लाइट्स द स्टार्स व्हेन दे ब्लो आउट। अब जब आप कभी देखते हैं कि तारा कभी बुझा हुआ रहता है, तारा कभी प्रकाशित रहता है, कभी नहीं रहता है, तो जब वो बुझ जाता है, यानी बच्चा यानी कि ये समझ रहा है कि यदि तारा बुझ गया तो उसको फिर से प्रज्वलित कौन करता है या फिर से उसे प्रकाशित कौन करता है। सो हु लाइट्स द स्टार्स व्हेन दे ब्लो आउट। ब्लो आउट का अर्थ होता है बुझ जाना। सो व्हेन दे ब्लो आउट हु लाइट्स द स्टार्स, यानी कि उसे प्रकाशित कौन करता है। यानी कि आप ठीक से समझ लें कि हु लाइट्स द स्टार्स व्हेन दे ब्लो आउट। और फोर्थ लाइन में आप देख लीजिए कि एंड मेक्स द लाइटनिंग फ्लैश अबाउट। यहाँ पे फिर से देखिए आउट एंड अबाउट, फिर से ये राइमिंग वर्ड, हर लाइन में राइमिंग वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ लेखक कहना चाहता है, कवि ये माध्यम से, कविता के माध्यम से ये बताना चाहता है कि बच्चा एंड मेक्स द लाइटनिंग फ्लैश अबाउट। और आकाश में जब लाइटनिंग होती है, बिजली की चमक होती है, तो ये लाइटनिंग कहाँ से आती है और ये लाइटनिंग कौन बनाता है, यानी कि ये आकाश में इसका निर्माण कहाँ से होता है। अब इसका आप पांचवा लाइन देखिए कि हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई। अब ये इसका ये पांचवा लाइन ये बता रहा है सेकेंड स्टेंजा के हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई, यानी कि आकाश में इतने सुंदर जो इंद्रधनुष उगते हैं,
उसका सुंदर रंग कौन भरता है, कौन इसका पेंटर है, यानी कौन इसे पेंट करता है, इतनी सुंदर 7 रंगों में इसे कौन रंगता है, यानी कि हु पेंट्स है। यहाँ भी क्वेश्चन है, सभी लाइन क्वेश्चनों से, प्रश्नों से भरा हुआ है, सभी चीज़ एक कोई प्रश्न रूप में है, यानी कि ये बच्चा जानने की कोशिश करता है, इसका उत्तर जानने की कोशिश करता है कि हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई एंड हंग द फ्लफी क्लाउड सो हाई। और हमारे ऊपर जो देखते हैं आप बादल मंडराते रहते हैं, हल्का फुल्का बादल जब मंडराते हैं तो उसको कौन मंडराता रहता है, यानी कौन लटकाए हुआ है, यानी कि हमारे ऊपर जो बादल इतने सुंदर लटकता हुआ दिखता है, यानी कि ऊपर में अटका हुआ दिखता है या मंडराता हुआ दिखता है, वो कौन उसको अटकाए हुए रहता है या कौन उसको लटकाए हुए रहता है, यानी कि इतनी हल्के फुल्के बादल जो सुंदर सुंदर दिखाई देता है उसको ऊपर में अटकाने वाला या ये कह लें कि लटकाने वाला कौन होता है। सेकेंड थर्ड स्टेंजा में जो एक कपलेट के रूप में है, एक 2 लाइनों का स्टेंजा है, ये कपलेट यानी कि 2 लाइनों का ये स्टेंजा है, ये बतला रहा है। इसमें ये देखिए कि इसमें जो है ये व्हाई इज इट नाउ, बहुत सुंदर प्रश्न, ये बहुत ही गूढ़ प्रश्न है। ये सारे कविता का ये इसमें ये समझ लें कि ये बहुत ही गूढ़, सबसे ज़्यादा गूढ़ क्वेश्चन ये है कि व्हाई इज इट नाउ डू यू सपोज, आपके मन में या आप क्या मानते हैं कि ऐसा अब अभी ये क्यों है, ये वक्त ऐसा क्यों है, दैट डैड ऑन्ट टेल मी इफ ही नोज। अब कविता को मैं एक बार इस लाइन को फिर से मैं दोहराता हूँ, व्हाई इज इट नाउ डू यू सपोज, आपके मन में आप क्या मानते हैं, आपके जो मानना है कि ऐसा अभी इस वक्त क्यों नहीं, क्यों इसी वक्त नहीं। हमें डैड यदि जानते भी होंगे इस प्रश्न का उत्तर तो नहीं बताएंगे, यानी कि बच्चा ये समझ पा रहा है या बच्चे के मन में ये है कि इस वक्त वो क्यों नहीं बताएंगे, यदि वो जानते भी होते पिताजी, यदि जानते भी हैं तो क्यों नहीं बताएंगे, क्योंकि बच्चा ये समझ पा रहा है कि मैं, शायद बच्चे के मन में ये भी हो रहा है कहीं ना कहीं कि बच्चा अभी उस लायक नहीं है, यानी कि इतनी गूढ़ प्रश्नों का उत्तर समझने के लायक अभी नहीं है, यानी कि बच्चों में वो मैच्योरिटी नहीं आई है, वो परिपक्वता नहीं अभी आया है। इसलिए अब इस वक्त उस क्वेश्चन का आंसर पिताजी को यदि आता भी है, यदि पिता जानते भी हैं तो वो डैड ऑन्ट टेल मी, वो मुझे नहीं बताएंगे। विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है यहाँ पे ऑन्ट। आप देख रहे हैं कि दैट डैड ऑन्ट टेल मी इफ ही नो, यदि ये जानते भी हैं, ये क्वेश्चन में है कि यदि वो जानते हैं, इफ ही नोज, यहाँ पे कंडीशन है, यदि वो जानते भी हैं, कंडीशनल सेंटेंस है ये कि यदि वो जानते भी हैं तो वो मुझे नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? शायद इसलिए नहीं बताएंगे कि मैं शायद उस गूढ़ प्रश्न का आंसर अभी समझने के लायक नहीं हूँ, यानी कि मेरा उम्र उतना नहीं है जो मैं इतने कठिन चीज़ों को समझ पाऊँ। और लास्ट में आप देख रहे हैं कि इस कवि के लेखक जो हैं वो एनोनिमस है। एनोनिमस यानी कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे कविताओं में उनका नाम लिखा है, जो कविता को लिखा है जिसने। इसका अर्थ ये होता है कि कविता को लिखने वाला व्यक्ति कोई अपना नाम नहीं दिया था, यानी कि वो ये एक अनजान ये वो व्यक्ति है जिसने कविता तो लिखा पर अपना नाम छुपाए रखा, यानी कि तो इसको हम ये कहेंगे कि एनोनिमस कहते हैं। एनोनिमस में ये होता है अज्ञात, जिसका नाम नहीं पता। और आप ये इस तरह से हमारा ये पूरा आई वंडर जो रेडियंस का क्लास 8 का प्रथम चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर था, इट इज़ नाउ कंप्लीटेड। अब आप देखें कि इसमें कुछ क्वेश्चंस आंसर भी हैं जो आपको अगले वीडियो में आप हमारा देख सकते हैं। और इसके लिए यदि आप हमारा रेगुलर रीडर और ऑडियंस बनना चाहते हैं तो इस चैनल को, इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।